नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम अपने इकोनॉमी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन ने पिछली क्लास में प्राइमरी सेक्टर चालू कर दिया था, तो आज अपन उसी प्राइमरी सेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज अपना टॉपिक रहेगा फार्म लोन वेवर। अपन ने इससे पहले पढ़ा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। ठीक है। अब मेन बात यह है कि फार्म लोन वेवर क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मतलब फार्म लोन वेवर मतलब क्या है कि अपन फार्म को, जो फार्मर है उसका जो लोन है उसको माफ़ कर रहे हैं, है ना, किसान का लोन माफ़ कर रहे हैं, तो ये इशू पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये इशू इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपन ने देखा कि अभी राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के अंदर हुए, छत्तीसगढ़ के अंदर हुए, तो इसके अंदर फार्म लोन काफ़ी सारा माफ़ किया गया। और फिर उसके बाद एक डिबेट चालू हो गई, उससे पहले भी यूपी वगैरह के अंदर भी फार्म लोन माफ़ किया गया था। ठीक है। तो अब एक डिबेट चल गई है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है फार्मर के लिए, क्या इससे फार्मर का कोई वेलफेयर होता है या नहीं होता। तो अपने एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है या इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं अपन से, ना। ठीक है। अब सबसे पहले अपन कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं। बेसिक क्या है कि फार्मर का लोन कितना होता है उसकी इनकम का। एक डेटा ये बताता है कि फार्मर का जो लोन है वो 90% से भी ज़्यादा होता है उसकी इनकम का। सपोज करो फार्मर जो है उसकी इनकम है 10,000 रुपीज़, लेकिन जो फार्मर का लोन है उसकी उसका जो लोन का अमाउंट है वो 9,000 से भी ज़्यादा है, मतलब 90% से भी ज़्यादा है। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि फार्मर जितनी इनकम कमाता है वो सारी इनकम उसके लोन में चली जाती है। अब आप देख रहे हो ना, 10,000 वो कमा रहा है, लेकिन 9,000 समथिंग तो उसके लोन में चली जा रही है रिपे करने में। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो डेप्ट टू इनकम रेशो कहते हैं इसे। डेप्ट टू इनकम रेशो फिलहाल कितना है? 0.94, मतलब 94% कह सकते हो आप एक तरीके से, ना। 0.94 जो है 1 रुपए के अंदर, तो 94%। ठीक है, सिंपल सी बात ही हो गई। तो क्या वेवर सॉल्यूशन है क्या? नहीं। पहली बात तो अपन को अपना आंसर इस तरीके से देना है कि वेवर्स आर मीन टू रिड्यूस शॉर्ट टर्म फार्मर स्ट्रेस, मतलब फार्मर के जो दुख हैं उनको दूर करेगा, लेकिन केवल एक शॉर्ट टर्म मेजर है। सुसाइड्स भी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है, है ना, लॉन्ग टर्म उपाय नहीं होता। तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं क्वेश्चन की, और एक डेटा दे सकते हैं, डेप्ट टू इनकम रेशो इज 0.94। ठीक है, ये स्मॉल फार्मर्स के लिए इंडिया में, क्योंकि अपन को पता है ज़्यादातर फार्मर जो है स्मॉल और मार्जिनल है इंडिया के अंदर। ठीक है। अब इसके लिमिटेशन देखते हैं फार्म लोन के, क्योंकि लिमिटेशन ज़्यादा है, बेनिफिट्स तो बहुत कम है। लिमिटेशन सबसे बड़ी बात आपको, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको, ना। ये एक पॉपुलिस्ट मेजर है। पॉपुलिस्ट मेजर क्या होता है? लोक लुभावन। मतलब सरकार क्या करती है कि चुनाव आने से पहले जस्ट डिक्लेयर कर देती है कि अगर हम इस से स्टेट के अंदर जीतते हैं तो हम लोन माफ़ कर देंगे। तो उससे क्या नुकसान होता है? तो ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर का। अब टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है इस काम में, लोन माफ होने में। ठीक है, फार्मर को देने में कोई बुराई नहीं है पैसा, लेकिन वो पैसा किस काम में आना चाहिए? लाइक इरिगेशन डेवलपमेंट, है ना। आप फार्मर के लिए वहां पे पानी प्रोवाइड करो। ठीक है, जैसे अपन एक प्रोवर्ब है चाइनीज के अंदर या जापानीज के अंदर, कि अगर आपको किसी की हेल्प करनी है एक दिन के लिए, तो आप क्या करिए, उसको मछली पकड़ के दे दीजिए। लेकिन आपको उसको जिंदगी भर हेल्प करके देनी है तो मछली पकड़ना सिखा दो। ठीक है। तो वही चीज क्या है यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर हम फार्मर को हर साल लोन वेव करते रहेंगे तो वो उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? अपन वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर देते हैं। आप राजस्थान के किसानों से पूछो कि भाई दिक्कत क्या है, तो वो बोलेंगे पानी नहीं है। ठीक है। तो पानी नहीं है तो ये हमेशा की समस्या है। तो ज़्यादा बढ़िया क्या है कि अपन उसको कुछ इस तरीके से इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके देते कि पानी वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है। तो ये एक लोक लुभावन मेजर है। अब आप सोचिए ये बात उन फार्मर्स को कितनी बेकार लगती होगी जो फार्मर्स क्या है, लोन अपना टाइम पे करते हैं। ठीक है। सपोज करो एक गांव में दो किसान हैं। एक किसान जो है वो अपना टाइमली रिपेमेंट कर रहा है लोन का, दूसरा वेट कर रहा है चुनाव आने का, कि चुनाव आएगा तो उसको पता है कि मेरा लोन का जो है अमाउंट पूरा माफ हो जाएगा। तो फिर उसको कितना धक्का लगेगा, है ना। उस पर्सन को जो हमेशा लोन रीपे कर रहा है वो बोलता है तो मैंने तो लोन रीपे करके एक तरीके से गलती कर दी, क्योंकि उसको वो वापस थोड़ा मिलेगा पैसा। ठीक है। समझ रहे हैं आप कि दो जने अगर दोनों का, भाई लोन तो केवल उसी का वेव होगा जिसका बाकी चल रहा है, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, बकाया चल रहा है। तो ये दिक्कत है। ठीक है। तो ये क्या करता है? इनडायरेक्टली पेनलाइज कर देता है सिंसियर और लॉ अबाइडिंग फार्मर्स को। ठीक है।
लॉ अबाइडिंग फार्मर्स जो लॉ को मानते हैं, कानून को मानते हैं, जो रीपेमेंट टाइम पे करते हैं। ये रीपेमेंट कल्चर को जो है किल कर देता है। इसका क्या मतलब है? अब कुछ भी फार्मर्स होंगे तो उनको पता रहता है कि भाई अगर लोन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के अंदर जैसी इलेक्शन आएगा तो फिर हमारा लोन वैसे भी माफ हो जाएगा। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट अपन ने पढ़ा था, वित्तीय घाटा, ये बढ़ेगा कम होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब ये लोन है ना, पहली बात तो एनपीए में काउंट नहीं होता है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है। क्यों? क्योंकि फार्मर को जो लोन दे रही है बैंक, अगर वो लोन माफ भी हो जाता है तो गवर्नमेंट बैंकों को पैसा दे देती है। ठीक है। तो ये इसलिए लोन काउंट नहीं होता नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर बैंकों की। लेकिन इससे दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है। ठीक है। आपको पता है गवर्नमेंट का जब खर्चा बढ़ता है, इनकम कम होती है, तो क्या कहते हैं उसे? फिस्कल डेफिसिट। याद होगा, अपन ने पढ़ा था, डिस्कस किया था। और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि जब आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और इनकम कम हो रही है तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जनता के अंदर पैसा ज़्यादा जा रहा है लेकिन पैसा आ कम रहा है सरकार के पास। ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है तो अपने आप महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर अपन ने देखा था कि इससे पहले बोरो करना पड़ता है, पैसा बोरोइंग्स होगी, और फिर वो जो इंडिया की बोरोइंग्स है हो सकता है वो वर्ल्ड की बोरोइंग्स बन जाए, मतलब अपन को बाहर से ही पैसा लेना पड़ जाए ना। मतलब इंटरनल बोरोइंग्स लीड्स टू एक्सटर्नल बोरोइंग्स है ना। इंडिया जो पहले इंटरनल बोरो करेगा पैसा, वो हो सकता है फिर बाहर से ही बोरो करना पड़ जाए आईएमएफ से। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, ये बहुत बड़ी एरर है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि, सीएजी की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है कि बहुत सारे फार्मर्स हैं ऐसे जिनका लोन माफ होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फार्मर नहीं है लेकिन उनका लोन माफ हो गया। ठीक है। तो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर है। ठीक है। यही बीपीएल परिवारों के अंदर दिक्कत आती है इंडिया के अंदर, कि कुछ लोग बीपीएल के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी वो फायदा उठाए जा रहे हैं सारा स्कीम का, और कई लोग जो हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है। फिर अगला ई पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में आपको पता है ज्यादातर जो फार्मर्स है वो लैंडलेस है, मतलब उनके पास जमीन ही नहीं है। बहुत सारे फार्मर ऐसे भी है ना। ठीक है। वो एक तरीके से दूसरे की खेती पे काम कर रहे हैं ना। ठीक है। लेबर बन के, तो उनके पास जमीन नहीं है तो उनका तो कर्जा माफ ही नहीं होगा, लेकिन कर्जा तो वो भी लेते हैं। समझ रहे हो आप? कोई फार्मर है ना, लेकिन वो खुद की जमीन पे काम नहीं कर रहा, किसी और पे कर रहा है, लेकिन कर्जा तो वो भी ले रहा है, लेकिन उसका कर्जा माफ नहीं होगा। क्यों? कर्जा उसका माफ होगा जो जिसके नाम पे जमीन है। तो जिसके नाम पे जमीन है लेकिन वो खेती तो कर ही नहीं रहा, तो ये इशू है इसमें, क्या ना। फिर अगला इशू क्या है? मनी लेंडर्स बोरोइंग। ये इंपॉर्टेंट है, कल भी अपन ने डिस्कस किया था। क्या कि बहुत सारे फार्मर जो है इंडिया के अंदर उधार जो लेते हैं वो बैंकों से लेते ही नहीं है, ज्यादातर किससे लेते हैं? मनी लेंडर से। अब मनी लेंडर के साथ उधार लेने में दिक्कत क्या है? बैंकों का ब्याज रेट होता है फार्मर के लिए 5 से 6%। ठीक है। आपको याद होगा फार्मर का जो लोन है वो पीएसएल में काउंट होता है बैंकों के अंदर, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है ना। और क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलती है कि अगर फार्मर टाइम पे रीपे करेंगे तो हम उसको छूट देंगे ब्याज की। ठीक है। जो नॉर्मल रेट है उससे कम ब्याज लगेगा। लेकिन अब होता क्या है? होता यह है कि अगर फार्मर जो है वो लोन ले रहा है कहाँ से? मनी लेंडर से, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 40-50% जो होता है उसको इतना ब्याज रेट पड़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो डेली के ब्याज लेते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो व्हाट अबाउट फार्मर्स हु बोरो फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस? क्लियर? फिर अगला, ये ओनली शॉर्ट टर्म रिलीफ है। अपन ने देखा था कि एक बार आपने फार्मर को लोन माफ किया और उसकी कैपेसिटी डेवलप नहीं करी तो उसको हर बार लोन माफी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपने फार्मर को डिपेंडेंट बना दिया। ठीक है। जबकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, तो ये गड़बड़ है। इट इम्पैक्ट क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ फार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फार्मर कई बार ये सोच लेते हैं कि अगर हमारा बैंकों से कर्जा माफ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने उनका एक तरीके से नुकसान कर दिया आगे। अगर कल को फार्मर किसी और चीज के लिए लोन लेने जाता है, ठीक है, तो देखो एक सिबिल होता है, सिबिल मैंने आपको शायद पहले भी डिस्कस किया था, ये आपको पता भी होगा। ये एक है ना सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है कि आपने किस किस जगह से पहले लोन ले रखा है, आपने उस लोन को टाइम पे रीपे करा या नहीं करा, ठीक है ना, कहीं आपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं कर दिया उसको, मतलब आपने चुकाया नहीं किया, तो इसे कहते हैं क्रेडिट हिस्ट्री।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे ही आप अपनी फाइल लगाते हो किसी बैंक में, तो आप अपनी पैन कार्ड डिटेल देते हो, तो पैन कार्ड डिटेल से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना। आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, आप चाहे बताओ या नहीं बताओ, लेकिन उनके पास सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने कहाँ कहाँ से पहले लोन ले रखा है। चाहे आपने क्रेडिट कार्ड लोन ले रखा है, ठीक है, तो आपने क्रेडिट कार्ड का टाइम पे पेमेंट नहीं किया। कई लोग बोलते हैं मेरे को कि सर हमने क्रेडिट कार्ड का टाइम पे पेमेंट नहीं किया, और वो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन खुश होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात है। रीजन क्या कि ये क्रेडिट हिस्ट्री हो गई है अब आपकी। अब कभी आपको जेन्युइन लोन भी चाहिए, मान लो आपको घर बनाने के लिए लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, तो बैंक मना कर देगा देने से। बैंक बोलेगा यार ये तो क्रेडिट कार्ड पहले ले चुका है और डिफॉल्ट कर चुका है, चाहे किसी भी बैंक का हो, है ना। आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड ले चुके हो पहले, और आप एचडीएफसी बैंक में हाउसिंग लोन लेने जा रहे हो, तो एचडीएफसी बैंक को पता रहता है कि ये बंदा जो है हाउसिंग वो क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर चुका है, तो अब इसको लोन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जेन्युइन केस है तो बात अलग है। सॉल्यूशंस क्या है? अब अपन को तो ये तो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली सारी की सारी। सॉल्यूशंस ये है कि आप रूरल क्रेडिट को स्ट्रेंथन करो फॉर्मल सोर्सेज से, ठीक है। मतलब किसान जो है वो मनी लेंडर के पास जाए ना, वो किसके पास जाए हमेशा लोन लेने? बैंकों के पास, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे सरकार, कोई सा भी बैंक हो, है ना, ठीक है। आपको पता होगा किसानों को लोन लेने के लिए कौन सा बैंक बना हुआ है? नाबार्ड। लेकिन नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता, नाबार्ड पहले बैंकों को लोन देता है और फिर बैंक उन फार्मर्स को लोन देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम होता है। नाबार्ड आपको पता है 1982 में बनाता है ना, ठीक है। फिर अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ताकि किसान जो है वो बैंकों से लिंक हो जाए, ऐसे नाम लिख सकते हो आप। फिर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमने कई बार देखा है कि किसानों से जो है वो उनका इंश्योरेंस करा देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है उनका टाइम पे पेमेंट नहीं करती है क्लेम का, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है फार्मर से, ठीक है, इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, क्योंकि प्रीमियम तो मिल रहा है ना, कुछ सरकार दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और कुछ फार्मर पे कर रहा है प्रीमियम। तो इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, क्लेम टाइम पे पास होना जरूरी है, और क्लेम का अमाउंट सही होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा 5-5 रुपए का चेक आ रहा है फार्मर को, 1 रुपए का चेक आ रहा है, 100 रुपए का चेक आ रहा है, तो ये तो गलत है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको अलग से डिस्कस करेंगे पूरा। अच्छा, ये सब टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे अपन, है ना। पूरा इंश्योरेंस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपन को डिस्कस करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है पेप्सिको कंपनी। तो ये लेज और ये जो बनाती है ना, ये अंकल चिप्स वगैरह, ये कंपनीज आप देखो, ये कंपनीज अगर फार्मर से टाई अप कर ले कि मान लो आपकी पोटैटो जो है, टोमेटो है, हमें चाहिए और हम आपको उसके बदले पैसे दे देंगे, तो ये क्या इशूज है पूरा, और ये क्यों नहीं पनप पा रहा? तो कितना बढ़िया रहेगा, सोचो आप, कि किसानों को मंडी पे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ठीक है। और पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा, तो किसान जो है वो कंपनी को बेचेंगे, कंपनी उनको उस टाइम पहले ही क्रेडिट भी प्रोवाइड कर सकती है, टेक्नोलॉजी भी दे सकती है, नई नई चीजें बताएगी, है ना। तो अपना फार्मर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ जाएगा। तो इसके साथ समस्या क्या है वो अपन देखेंगे बाद में। हॉर्टिकल्चर अपन ने कल भी डिस्कस किया था। अगर फार्मर जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करे, इसे कह सकते हैं अपन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वो हमेशा अगर वो गेहूं चावल उगाने की जगह और भी कुछ उगा के देखे, जैसे राजस्थान में तो अपन बाजरा उगाते हैं बढ़िया, ठीक है, तो और भी चीजें उगा के देखे, अगर वो फल सब्जियों पे जाए तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। अलाइड सेक्टर मतलब वो जानवर भी रखे उसके साथ, मान लो, है ना, डेयरी फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, सेरिकल्चर, ठीक है, सिल्क जो कल्चर होता है, पेसिकल्चर मतलब जो मछली पालन होता है, अगर ये सब चीजें अलाइड सेक्टर के अंदर आती है, तो फार्मर अपनी इनकम इस तरीके से बढ़ाने की कोशिश करे, तो फिर उसको एक जगह पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अभी फार्मर के साथ दिक्कत क्या है कि उसको हैंड टू हैंड अपना गुड्स बेचना पड़ता है ना, वरना वो पेरिशेबल होता है, खराब हो सकता है। तो अगर आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अच्छा डेवलप कर दिया, ठीक है, उसके गांव में वेयर हाउस बना दिए, लेकिन वो सस्ते हैं, अच्छी कॉस्ट पे है, मतलब कॉस्ट कम है और इफेक्टिव है, तो फार्मर क्या करेगा, अपने गुड्स को जो है उसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उस वेयर हाउस में रख देगा, फिर वो आराम से बाद में बेच सकता है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन होता है तो अपने आप रेट कम हो जाती है ना, तो उस टाइम बेचने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। ज़्यादा फायदा कब है? 2-3 महीने बाद बेचे, तो ये काम हो सकता है। रिफॉर्म्स इन एपीएमसी अपन ने डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मंडी जिसे अपन बोलते हैं। अभी फार्मर के साथ ऑब्लिगेशन क्या है कि फार्मर को उसी मंडी में जाके सामान बेचना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या रिफॉर्म लेके आई है? ई नाम। इस पर 2016 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक
मार्केट है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको डिस्कस करेंगे अपन बाद में। मीडिएटरीज को हटाओ, मतलब जो बिचौलिए हैं उनको हटाओ। मतलब सोचो जो फार्मर है वो आलू जो है अपने जो बिचौलिए होते हैं उनको 1 या 2 रुपए किलो बेचता है, और अपन लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो सब्जी मंडी से आलू खरीद के लेके आ रहा है 20 रुपए किलो में। तो सोचो फार्मर जो है वो 18 रुपए किलो कहाँ गए वो बीच में, तो 18 रुपए किलो कोई और ले रहा है। कौन ले रहा है? वो पर्सन जिसने उगाने की मेहनत नहीं करी। उगा रहा है फार्मर, लेकिन उसको मिल रहा है 1 to 2 रुपीज के जी, 1 या 2 रुपए किलो, और अपन मार्केट में वही चीज खरीद के आ रहे हैं 20 रुपए किलो। तो ना तो फार्मर का फायदा हो रहा है ना कंज्यूमर का फायदा हो रहा है, बीच में सारा फायदा कौन उठा के लेके जा रहे हैं? बिचौलिए। ठीक है, तो उनका सिस्टम थोड़ा सा कम होना चाहिए। रिफॉर्म से एमएसपी अपन ने कल पढ़ा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है कि पहली बात तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो। अभी देखा था शांता कुमार कमेटी क्या कह रही थी कि 4% ही फार्मर्स को एमएसपी का लाभ मिलता है, प्लस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो अब वीट क्रॉप वगैरह इनसे हटा के दूसरी क्रॉप्स पे भी लगानी चाहिए। नाम के लिए डिक्लेयर तो कर रखी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका प्रोक्योरमेंट भी होना चाहिए ना। ठीक है, 23 क्रॉप्स है तो 23 क्रॉप में ऐसा नहीं कि केवल 4-5 क्रॉप पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, बाकी सब चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर इरिगेशन सिस्टम, फार्मर को बताओ भैया माइक्रो इरिगेशन करो। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है बताओ? 2 चीज, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, इन दोनों के अलग अलग अपने अपने नुकसान है, और ये इंडिया में क्यों नहीं फैल पा रहा, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर क्या? अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी देखी हो तो उसमें एक लाइन है ना सीबीएसई बोर्ड के अंदर हिंदी में लिखी हुई है बिल्कुल साफ साफ कि इजराइल के पास इतना कम पानी है और इंडिया के पास जो है बरसात ज़्यादा होती है, फिर भी इंडिया जो है वो पानी के लिए हमेशा कमी रहती है, लेकिन वहाँ पे इजराइल के अंदर पानी की कमी नहीं है। इट इज़ बिकॉज माइक्रो इरीगेशन है ना वहाँ पे। आपको पता है अपने यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किस काम में आता है? ग्राउंड वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम आ रहा है। मतलब करीबन शायद 80% से ऊपर, मेरे हिसाब से 90% है शायद, तो 80% से भी ऊपर जो है ना 80-90% के आसपास पानी जो है ग्राउंड वाटर इरिगेशन के काम में आ रहा है। ठीक है, और फिर आता है काम में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और फिर काम में आ रहा है किस काम में? डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू पर्पस के लिए। तो आप सोचो इंडस्ट्रीज के लिए इतना जरूरी है पानी, लेकिन फिर भी सारा पानी इरिगेशन सिस्टम में जा रहा है। दिक्कत क्या? क्योंकि अपने फार्मर जो है वो ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब इसे बोलते हैं कि अपने यहाँ पे पानी की एफिशिएंसी नहीं है यूज़ करने की। ठीक है, फार्मर कैसे पानी करते हैं अपने यहाँ पे? सरफेस इरिगेशन, मतलब पानी चला के छोड़ देंगे खेत में, है ना, और फिर वो चलता रहेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है जरूरत से ज़्यादा। तो ऐसे आप चीज़ें लिख सकते हो। अपन को ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एक एक करके पढ़ेंगे अपन, है ना। ठीक है, आज अभी ये पता है अपन ने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फार्म लोन वेवर। फिर अपन अगला टॉपिक जो लेंगे कोई सा भी ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना एग्रीकल्चर जो होता है स्टेट सब्जेक्ट होता है। मैं आपको 2-3 फॉर्डर पॉइंट भी बताता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो आप एग्जाम में। अगर शुरुआत करनी है कभी एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आए तो गांधी जी से लिंक कर सकते हो कि गांधी जी ने जो है पहला जो आंदोलन था सत्याग्रह तो क्या, पहला जो आंदोलन था चंपारण, ठीक है, वो चंपारण सत्याग्रह जो अपन बोलते हैं, वो किसके लिए किया था? फार्मिंग के लिए किया था। ठीक है, तो बताओ वो इंडिया आए थे और सबसे पहले उन्होंने खाता किससे खोला था? चंपारण से। फिर चंपारण के बाद अहमदाबाद, फिर खेड़ा वगैरह ये सब चीज़ें ना। ठीक है, लेकिन सबसे पहला उन्होंने आंदोलन किया था किसानों के लिए। तो मतलब एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हो।